तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप ही की तरह मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है। आज मैं रोज़ की तरह कोचिंग में आ गया था और कोचिंग में आने के बाद मुझे जो स्टार्ट करना होता है, आप लोगों को तो पता ही है कि कोचिंग में आने के बाद मुझे स्टडी को करना होता है स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे हम स्टडी टेबल को क्लीन, और स्टडी टेबल को क्लीन करने के बाद फिर करेंगे गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र के बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी को। लोगों को बता दें कि आज जहां मैं स्टडी टेबल पे पढ़ता था तो वहां लाइट आ नहीं रही है, तो कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो इस प्रकार से आज की स्टडी मेरी दूसरे क्लास में होगी, क्योंकि स्टडी टेबल के लिए मुझे लाइट की आवश्यकता है, जो कि इस समय लाइट है नहीं। तो इसीलिए मैं स्टडी को आज दूसरे रूम में करूँगा। तो चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां मैं स्टडी करता था आज वहां लाइट आ नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो उसीलिए मैं आज कोचिंग के नीचे क्लासेस में आ गया हूं। तो यहाँ भी लाइट नहीं है, लेकिन ये वो लाइट होती है कि लाइट जाने के बाद भी चलती है। तो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, तो मैं उससे स्टडी कर रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज़ की तरह मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश वोकेबलरी को, उसको 10 मीनिंग को डेली की तरह आज फिर से करेंगे। तो आज मेरा रहेगा 151 से लेकर के 160 मीनिंग तक, जो कि पढ़ना है मुझे। तो करते हैं स्टार्ट। तो 151 नंबर है कैलेंडी सटाइन। कैलेंडी सटाइन का होता है गुप्त, प्लान्ड डन इन सीक्रेट। फिर नंबर 2 पे है क्लास। क्लास मीन्स होता है जोर से थामना। फिर क्लॉक मीन्स होता है लंबा चौगा या छिपाना। ये हो गया 3। इसी प्रकार से नंबर 4 पे है कोलिएशन। कोलिएशन मीन्स होता है साझा करना। नंबर 4 पे है कोडल। कोडल मीन्स होता है कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना। फिर नंबर 5 पे है कोलेट। कोलेट मीन्स होता है क्रम में रखना अथवा गलती ढूंढने हेतु मिलान करना। फिर नंबर 7 पे है कोलिजन। कोलिजन मीन्स होता है टक्कर देना। और फिर होता है उसके बाद है 8 नंबर पे कम्बैट। कम्बैट मीन्स होता है लड़ाई करना। और फिर 9 नंबर पे है कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय। और 160 नंबर पर है कॉम्यूट। कॉम्यूट मीन्स होता है यात्रा करना जो नियमित हो, जो बदल देना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने 10 मीनिंग को किया हूँ, और इसके बाद मैं कॉपी में इसको लिखूंगा और उसको फिर से रिवीजन करूंगा। बुक से पढ़ने के बाद मैंने कॉपी में भी 10 मीनिंग को लिख लिया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको मैं करूँगा रिवीजन। अभी अब मुझे स्टार्ट करना होगा मैथ को, जो कि डेली मैं मैथ का रिवीजन करता हूँ, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैथ में मुझे करना होता है रिवीजन। तो करते हैं स्टार्ट हम रिवीजन करना। सबसे पहले रिवीजन कर लेंगे, फिर बुक से उसके एग्जाम्पल्स को और क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले करते हैं इसको रिवीजन, जो डेली मैं करता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। 1/2 होता है 50%, 1/3 33.5, 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, 1/17 होता है 5 सही 15/17%, 1/18 होता है 5 सही 5/9%, 1/19 होता है 5 सही 5/19%, 1/20 होता है 5%, 1/24 होता है 4 सही 1/6%, 1/25 होता है 4%, 1/30 होता है 3 सही 1/3%, 1/40 होता है 2 सही 1/2%, 1/50 होता है 2%, 5/6 होता है 83 सही 1/3%, 3/8 होता है 37 सही 1/2%, 5/8 होता है 62 सही 1/2%, 4/7 होता है 57 सही 1/7%,
5/7 होता है, 71 सही 3/7%। इसी प्रकार से मैंने इसको आज भी कर लिया हूँ रिवीजन। इसके बाद हमें करना होगा क्वेश्चनों को सॉल्व। तो इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व, जो कि कल मैं कर रहा था, तो उसके आगे से मैं करना चाहूँगा उसके आगे का। तो कर रहे हैं स्टार्ट। कल मैथ की बुक से मैंने, ये मैथ की बुक है, कल इसमें मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल वाला मैंने कर लिया था कंप्लीट। तो आज मुझे करना है आयतन वाला, जो कि स्टार्ट करना है। तो इसके क्वेश्चनों पहले ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स है, फिर उसके नीचे हल है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर उसको समझता हूँ, फिर नहीं समझ में आता है तो हल को देख लेते हैं, तो एक बार में आ जाता है हमें। तो इसी प्रकार से तो करते हैं हम स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। 10% की कमी की गई। फिर कह रहा उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जो उसका वॉल्यूम होगा उसका कितना प्रतिशत उसमें कमी होगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें व्यास दिया गया है 10% की कमी है और आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसको हम हल के साथ करते हैं। तो ये दिया गया है पहली दो विमाओं में परिवर्तन। तो सबसे पहले ये 10% की कमी हुई, तो 10% मतलब -10 में होगा ये। तो इस प्रकार से मैं सबसे पहले -10 लिख लूंगा। ठीक, -10 की कमी हो गई, तो यानी कि एक बार और लिखेंगे, ये हो गया। फिर प्लस का लगाते हैं, फिर ये -10, फिर गुणे -10 अपॉन 100। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, तो मेरा बचेगा -20 माइनस प्लस, तो +1 इक्वल टू -19%। तो इसकी हानि कितना हुई, -19%। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। इसकी त्रिज्या क्या की गई, 5% बढ़ाई गई। और फिर कह रहा है इसकी ऊंचाई 10%, ऊंचाई जो हाइट है इसकी 10% है। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि मुझे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई इसमें। ठीक, तो सबसे पहले ये 5% हुआ जो कि वृद्धि हुई थी। 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, तो 20, 5 एकम 5, 5 विषयम 100, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो ये बनेगा 10/4, अर्थात 10/4 बन जाएगा, सॉरी 10/4 नहीं बनेगा, 10 + 1/4 बनेगा। ठीक, ये मैंने यहाँ गलती कर दिया था, डायरेक्ट इसको कर दिया था। तो 10 चौके 40, 41/4%। इसको जब हम उसमें दशमलव में लाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 10.25%। इस प्रकार से मेरा ये भी क्वेश्चन हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि, यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 10% की वृद्धि की गई। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो सबसे पहले 10 + 10, फिर प्लस 10 गुणे 10 अपॉन 100, ये कट गया, ये कटेगा, तो 20 + 1/1, तो ये हो जाएगा 21%। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% क्या की गई, घटाई गई। हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले ये घटाई गई तो 10, फिर प्लस 10 घटाएगा ना, 10 - 20 प्लस फिर -10 गुणे -20/100, तो एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, तो ये बचेगा -30 और माइनस प्लस, यानी कि प्लस, तो +2/1, तो ये बचेगा -28%। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। 10% क्या की गई, घटाई गई। चौड़ाई 20% घटाई गई, 20% चौड़ाई घटाई गई।
और जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, 5% ऊंचाई क्या की गई, बढ़ाई गई। तो इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले मुझे करना होगा -10 जो घटाया गया, -20 प्लस -10 गुणे -20 अपान 100, तो ये भी कितना आएगा, 28% आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेरा क्वेश्चन आयतन वाला हो चुका है कंप्लीट। कल मुझे करना होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। शाम को इसके एग्जाम्पल को मैंने इसको कर लिया, फिर इसके बाद क्वेश्चन को करना होगा जो कि इधर दिए गए हैं, तो इसको मैं अभी शाम को करूंगा। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा रीजनिंग की क्लास को, जो कि मैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर चुका था और क्वेश्चन को भी कुछ सॉल्व किया था एक्सरसाइज को, तो उसके आगे से मुझे करना होगा सॉल्व। तो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो मेरा कल 30 तक हो गया, तो 31 से लेकर के मुझे आज 50 तक करना है सॉल्व। तो सबसे पहले मैं करते हैं इसको सॉल्व, आइए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे 30 से 50 तक। अब मुझे स्टार्ट करना होगा स्टैटिक्स जीके की बुक को। स्टैटिक्स में मुझे आज, कल मैंने जो टॉपिक में पढ़ रहा था उसको कंप्लीट कर लिया था। कल का मेरा टॉपिक था केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मेरा नया टॉपिक फिर से रहेगा, ये सब टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ। तो आज का टॉपिक है देश राज्यों के पक्षी और पशु और पक्षी पे। तो इसको मुझे पढ़ना है, तो ये पेज नंबर 74 पे है। तो मैं 74 को ओपन करता हूँ, फिर उसमें मुझे पढ़ना क्या है, देश और राज्यों के पशु पक्षी। ठीक, तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी, ऑस्ट्रेलिया का तो स्टैटिक्स की बुक से मुझे प्रमुख देशों के और राज्यों के पशु पक्षियों को पढ़ना था, तो मैंने उसको पढ़ लिया। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा जनरल नॉलेज की बुक को। जनरल नॉलेज की बुक में मैं पढ़ रहा था जियोग्राफी को, तो जियोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, जो कि मेरा यहाँ तक हो गया था, महाद्वीप जलमंडल हो गया था। तो आज मेरा 8वां है महासागरीय जलधाराएं। तो इसको मैं करेंगे पहले इसको स्टार्ट, फिर इसको पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक को भी समय रहेगा तो कर लेंगे, नहीं तो उसको रिवीजन करके कॉपी में नोट डाउन करना होगा, तो उसको भी करेंगे। तो आइए करते हैं सबसे पहले महासागरीय जलधाराएं। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने पहले से ही पेज को ओपन कर रखा था। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है गर्म जलधारा और एक होता है ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा वह होती है जो निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। वे प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। ठीक, उसी प्रकार से मेरा ठंडी जलधारा है उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं, या कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार से गर्म जलधारा ठंडी जलधारा को मैंने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैं घर चला गया। घर पे मुझे खाने के लिए पूड़ी सब्जी और सलाद मिला। मेरा हो चुका था कोचिंग का समय और आ चुके थे बच्चे, तो मैं उसके बाद आ गया कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे, क्योंकि जब लाइट नहीं थी तब मुझे नीचे क्लास करनी पड़ी थी। तो आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक में मुझे आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, जो चैप्टर का नेम है जल संसाधन। तो इस चैप्टर को मुझे आज पढ़ना है, जो कि ज्योग्राफी का है, क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैं जियोग्राफी की बुक को ओपन करके उसके चैप्टर में जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने नोट डाउन भी कर लिया और अच्छे से उसको अंडरलाइन कर लिया था।
कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।